चलेंगे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का आई थिंक तीसरा क्लास या फिर चौथा क्लास होना चाहिए। इसमें दो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पृथ्वी और उसका मतलब सौरिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निकल करके आएगा तो प्रकाश चक्र, ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश चक्र क्या होता है, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी काल्पनिक रेखा देखो जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश चक्र एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के दो भागों में बांट देती है। एक होता है प्रकाशित भाग और दूसरा क्या होता है, अप्रकाशित भाग, ठीक है। अब हम चलेंगे पृथ्वी की गति कितनी होती है। तो पृथ्वी के दो गति होती है। कितनी गति होती है? पृथ्वी की दो गति होती है। पहला गति को कौन सा गति बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति, ठीक है। और घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी गति से क्या होता है, पृथ्वी का दिन और रात बदलता है, ठीक है। अब पृथ्वी का जो घूर्णन गति जो होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे होता है। किस पे होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति की बात करेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पे होता है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पे, ठीक है, पश्चिम से पूरब घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। इसके कारण दिन एवं रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। इसी वजह से मतलब पृथ्वी को, इस गति को कौन सा गति, तो दैनिक गति कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पे वस्तुओं का रैखिक वेग उन स्थानों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी की घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, ठीक है। 3 महाद्वीपों का नाम की बात करेंगे, कौन कौन हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो होता है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। कौन कौन है 3 महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। बिल्कुल, 3 महाद्वीप का नाम याद रखेगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरता है। और बोलेंगे कितने देशों से होकर गुजरता है भूमध्य रेखा, तो क्या बताएंगे? 13 देशों से तो होकर। 13 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। 3 महाद्वीप हो गया, 13 देश हो गया, ठीक है। इन देशों से होकर कौन गुजरता है, तो ध्यान में रखेंगे क्या गुजरता है, तो भूमध्य रेखा गुजरता है, ठीक है। तो हम लोगों ने रोटेशन को पढ़ा, जिसकी वजह से पृथ्वी का क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब बदलता है। अब हम लोग देखेंगे परिभ्रमण, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें, परिक्रमण जिसको रेवुलेशन कहा जाता है, ठीक है। रोटेशन को ही मतलब ध्यान में रखें दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। इसको घूर्णन या फिर परिभ्रमण भी कहते हैं। अब आता है परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण क्या होगा, तो परिक्रमण का मतलब परिक्रमा लगाना, ठीक है। परिक्रमण का मतलब क्या होगा, परिक्रमण लगाना। परिक्रमण किसका लगाया जाएगा, तो अर्थ का, सॉरी क्या बोलते हैं, सन का लगाएगा। पृथ्वी किसका परिक्रमा करेगा, तो सन का करेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, तो देखेंगे यहाँ पे इसको वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे घूर्णन गति को दैनिक गति कहा, उसी तरह से आप देखेंगे परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। उसी तरह परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, ठीक है, जिसे परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना देर लगता है? 365 दिन 6 घंटा। बिल्कुल ठीक है, 365 दिन 6 घंटा लगता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे एक होता है नक्षत्र दिवस होता है, ठीक है। तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ध्यान में, यह अवधि जो होता है, ठीक है, नक्षत्र अवधि कितने देर का होता है, तो ध्यान में 23 घंटे 56 मिनट की अवधि को नक्षत्र अवधि कहते हैं। कितने का होता है, एक नक्षत्र अवधि कितने का होता है, तो 23 घंटा 56 मिनट। क्या याद रखेंगे, तो 23 घंटा 56 मिनट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक होता है सौर्य डे, जिसको सौर्य दिवस मतलब जिसको सोलर डे कहते हैं। ये क्या होता है, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर्य दिवस होता है। इसकी अवधि पूरे मतलब क्या होता है, तो पूरे मतलब कितना, तो 24 घंटा की अवधि होती है सौर्य दिवस की, ठीक है। जबकि नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है, तो 23 घंटा 56 मिनट, मतलब 24 घंटा में 4 मिनट कम होता है, ठीक है। पृथ्वी जो परिक्रमा करता है, ठीक है, तो पृथ्वी किसका परिक्रमा करेगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो सूर्य का परिक्रमा करेगा तो किस स्पीड से करेगा, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 29.8 न रहे तो 30 भी इसका आंसर कहीं कहीं पे लेता है अप्रोक्स में, ठीक है। आप आते उपसौर, ठीक है। आप देखेंगे उपसौर क्या होता है, जिसको पेरीहिलियन कहते हैं।
तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती, कैसे करती है? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके एक फोकस में मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी उपसौर। जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस घटना को उपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति कितने तारीख को होती है तो क्या बताएंगे? 3 जनवरी 3 को। जनवरी। बिल्कुल, 3 जनवरी को उपसौर होती है। उपसौर कितने तारीख को होती है? तो 3 जनवरी को होती है। मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे मतलब निकट होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा है। ऐसी स्थिति में सूर्य और मतलब पृथ्वी की दूरी कितनी रहती है? 14.7 करोड़, ठीक है, किलोमीटर होती है। कितनी होती है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है उपसौर की स्थिति में, ठीक है। दूसरा स्थिति जो है जिसको हम लोग अपसौर बोलते हैं, जिसको एपीहिलियन कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो सूर्य जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होता है। अपसौर कितने तारीख को होता है तो क्या बताएंगे? 4 जुलाई को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात करेंगे, 15.2 करोड़, 21 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। तो उपसौर में पास होगा, अपसौर में दूर होगा। उपसौर 3 जनवरी को होगा, जिसमें दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होगी। हाँ, उपसौर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? ये 4 जुलाई को होगा, उसकी दूरी 4 जुलाई को, ठीक है। अब बिल्कुल है, इसमें क्या होगा? अपसौर में क्या होगा? दूरी अत्यधिक होगी, जिसमें बात करेंगे 15.21 करोड़ किलोमीटर होगा, ठीक है। उसका और एक लाइन और भी होता है जिसको एफ साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लाइन को और क्या बोला जाता है? एफ साइड लाइन बोला। ये क्या होता है? तो ये एफ साइड लाइन जो होता है, जैसे उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा जो होती है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एफ साइड रेखा कहते हैं, ठीक है। एफ साइड लाइन कहते हैं। अभी हम लोग अपसौर उपसौर जो पढ़ रहे थे ना, तो दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि सूर्य के केंद्र से होकर गुजरता है, उसको क्या बोला जाता है? तो एफ साइड लाइन कहा जाता है, ठीक है, फिर एफ साइड रेखा कहते हैं। याद रहेगा। अब चलेंगे आगे। अक्षांश जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से, ठीक है। बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, एक अंश डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट। 60 एक अक्ष। मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चले, अक्षांश क्या होता है? तो देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को मतलब क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखें, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पे बनता है, ठीक है। किस पे बनता है? तो यह कोण की बात करेंगे पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों और अंशों में मापा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, विषुवत वृत्त जीरो जीरो अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा मतलब दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है, ठीक है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर, ठीक है, 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किसी भी अक्षांश का मतलब क्या बोलते हैं? किसी भी अक्षांश स्थान का अक्षांश की बात करेंगे 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से इसको समझा मतलब रिपीट कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। अक्षांश कोण कहाँ बनता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। इसे विषुवत वृत्त की दोनों ओर अंशों में मापा जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त जीरो अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी के परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाले 90-90 का अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, मतलब दो ही भाग होता है, एक उत्तरी होता है, दूसरा क्या होता है? दक्षिणी होता है। बिल्कुल, दूसरा क्या होता है? दक्षिणी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे अक्षांश समांतर, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। तो आप देखोगे, काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है? अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है।
काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, ठीक है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोणीय दूरी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा कितना है, तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री ही होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तर अक्षांश रेखाओं को, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, ठीक है, अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी समझना, जहां से प्रश्न कई बार पूछा, दो अक्षांशों की मतलब मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, दो, हाँ, पॉइंट में भी कुछ होता है, ठीक है, 111.3। अब देखिए बीपीए, अब बीपीएससी कौन सा प्रश्न इस बार पूछा है, ठीक है, बीपीएससी पूछा है विश्वत वृत्त को लेकर, ठीक है, अक्षांश में समांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 179 होती है। ये प्रश्न बीपीएससी सीधा सीधा पूछा है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने 180 किया, लेकिन 180 से कम होता है, जी सर। 179। ठीक है, दिया था ना एग्जाम आप लोगों ने, तो था ना ये प्रश्न, जी सर था। ठीक है। यदि अक्षांश समांतरों में, ठीक है, 1 डिग्री का अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 179 होती है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने 180 लगा कर आया, लेकिन कितना होता है, 179 होता है, ठीक है, अक्षांश की, अक्षांश समांतरों की कुल संख्या, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, याद रहेगा ये। तब भूमध्य रेखा के जी उत्तर सर। में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कर्क कहा रेखा। जाता है, और दक्षिण में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा मकर कहते रेखा। हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कौन सा रेखा कहेंगे, कर्क रेखा। आर्कटिक। कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है। साथ में बात करें दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को कौन सा सर रेखा इसी को ना कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ मकर। कैंसर बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल है, ठीक है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर मकर रेखा सर। कहेंगे, ठीक है। तब भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अपना ध्यान में, कर्क रेखा भारत के 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। भूमध्य रेखा उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे, तो आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और दक्षिण में अब यही चीज चले जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, उसको अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। आप देखिए यही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, किस किस देश से होकर गुजरता है, ताइवान से, चीन से, ठीक है, म्यांमार से, बांग्लादेश से, भारत से, ओमान से, संयुक्त अरब अमीरात से, सऊदी अरब से, ठीक है, मिस्र से, ठीक है, लीबिया से, नाइजर से, अल्जीरिया से, माली से, मारितानिया से, पश्चिमी सहारा से, बहमास से, मैक्सिको से। तो मुख्यतः आप देखोगे ऐसे ये जो कर्क रेखा जो है एशिया और अफ्रीका से गुजरता है, कहां से गुजरता है, एशिया और अफ्रीका से गुजरता है कर्क रेखा। लेकिन एक देश है मैक्सिको, ये मैक्सिको देश जो पड़ता है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। बाकी ताइवान, चीन, ताइवान हो गया, चीन हो गया, ठीक है, भारत हो गया, ओमान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे के सारे एशियन कंट्री है। मिस्र हो गया, लिबिया हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, ठीक है, मारिताना होगा, पश्चिमी सहारा हो गया, बहमास हो गया, बहमास मेरे को नहीं पता सर, अफ्रीका में ही पड़ता है, ये सारे के सारे अफ्रीकन। लेकिन मैक्सिको की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिकन देश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा आपको गुजरती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के देश कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोल देंगे इनमें से कौन सा देश जो है, ठीक है, जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है या फिर गुजरता है मकर रेखा से भी कहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर मैप से हम लोग करेंगे ना, मैप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, पढ़िए कौन कौन सा देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो,
उसके बाद फिर गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे अगर और एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है, तीनों लाइन है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, तीनों लाइन किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है? अफ्रीका। अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका से होकर तीनों के तीनों लाइन क्या हो जाती है, गुजर जाती है, ठीक है। एशिया से होकर बात कर, भारत से होकर इनमें से केवल एक ही लाइन गुजरती है, ठीक है। केवल कर्क कर्क रेखा भारत से होकर कर्क जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, कर्क रेखा केवल भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। एशिया से होकर बात करेंगे तो एशिया से होकर कर्क रेखा जाती है। मकर रेखा एशिया से होकर जाती है क्या? नहीं जाती है एशिया से, ठीक है। नहीं। विषुवत रेखा एशिया से होकर जाती है कि नहीं जाती है एशिया से होकर, ठीक है। लेकिन ये तीनों लाइन की बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश से तीनों के तीनों लाइन क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और बात के विषुवत रेखा में कौन सा रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है? मकर रेखा। बिल्कुल, मकर रेखा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, दक्षिण अमेरिकी देश है, गैबोन हो गया, कांगो रिपब्लिक हो गया, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया। सोमालिया ध्यान में रखिएगा, ये बहुत यहाँ से मतलब पायरेट्स निकलते हैं। पायरेट्स समझते हैं क्या होता है? मालदीव हो हाँ, गया, समुद्री इंडोनेशिया। डाकू है। हाँ, समुद्री लुटेरा को पायलट्स पायरेट्स कहते हैं, ठीक है। और सोमालिया किसमें शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन? हाँ, सोमालिया है, जिबूती है, और 4 है कौन है? ना। सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, दो और कौन है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, एक मिनट रुकिए, याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बार पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बात करेंगे तो एक जिबूती हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसमें इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। अब आते हैं देशांतर आते हैं, ठीक है। देशांतर से भी कई बार कुछ प्रश्न बन जाते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, उस स्थान को देशांतर रेखा कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका यही है, उत्तरी एवं दक्षिणी रेखा को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर, ठीक है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा, देशांतर कहा जाता है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है, ठीक है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब विषुवत रेखा से इनके बीच की दूरी अधिकतम की बात करेंगे तो कितना होता है, ये ध्यान में रखिए, कितनी होती है? इससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकती। ये प्रश्न भी 11। पूछा हुआ है, क्या कितनी होती है? बिल्कुल, 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती है। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। और ग्रीनविच वेधशाला कहाँ से गुजरती है? यूके। हाँ, यूके से गुजरती है। यूके में। ग्रीनविच जगह का नाम है, ठीक है। अतः इसे मध्याह्न प्रधान रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसी लाइन को मतलब जहां से मतलब गुजरती है, मध्याह्न प्रधान रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर को कौन से लाइन के नाम से जानते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। बिल्कुल, 0 डिग्री, ठीक है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर का भी गणना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा की बाई की रेखाएं, ठीक है, पश्चिमी देशांतर, और दाहिनी की ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। याद रखेगा, ये गणना किस रेखा से होती है? गणना कहाँ से होती है? प्रधान ये मध्याह्न से। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? यूके। ग्रीनविच। ग्रीनविच से। और इसके इसके के बात करेंगे तो इसके बाईं ओर की रेखा को कौन सा देशांतर कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी। या दाहिने ओर की रेखा को कौन सी देशांतर कहते हैं? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहते हैं, ठीक है। और इसी से आपको दो कॉन्सेप्ट बनता है, ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और मतलब पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम सकती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 360 डिग्री पृथ्वी जो घूमती है, तो एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? ये भी सर बीपीएससी में साथ 4 मिनट। पूछा था, बीपीएससी पूछा था, ये प्रश्न पूछा था। 4 मिनट वाला की कुछ प्रश्न था ना, 4 मिनट के कुछ आ रहा था, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है।
तो एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। गोरे कहते हैं, जो कि अधिकतम कितने किलोमीटर हो सकती है? अरे वही 111.32 किलोमीटर अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे गोरे के नाम से जानते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट, शून्य अंश अशांत में शून्य अंश देशांतर रेखा किस महासागर को काट देती है? अटलांटिक महासागर को काट अंटार्कटिका। दिया। अटलांटिक महासागर को कट करती है। मानचित्र पर गोलों पे पाई जाने वाले प्रतिष्ठित रेखाओं को, ठीक है, भौगोलिक खेरा जाल कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संक्रांति, आप चलेंगे संक्रांति, ठीक है, संक्रांति जो हम लोग मनाते भी है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? तो सूर्य के उत्तरायण या फिर दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे आता है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका कर्क संक्रांति, ठीक है। तो कर्क संक्रांति की बात करें कितने तारीख को होता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को, ठीक है। 21 जून के दिन की बात करेंगे ना, तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं 21 तारीख को, योगा डे। 21 जून को? योगा डे। इसी वजह से योगा जो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करेंगे किस तारीख को होता है, प्रश्न भी पूछता है। 21 जून। 21 जून। 21 जून के होता है, ठीक है, कर्क संक्रांति का। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में 21 जून को हेलो सर, दिन और रात हाँ। दोनों, मतलब किस दिन ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों लंबा होता है? दिन बराबर लंबा होता है, वो आएगा आगे। बराबर होता है ना, आगे आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबन होता है, इस दिन मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कितने तारीख को दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जाते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे क्या होता है? लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति या फिर शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कर्क वाला 21 को, ठीक है, मकर वाला 22 दिसंबर को, ठीक है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो मकर संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, कर्क संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। कर्क संक्रांति की घटना चैप्टर से पूछिए, अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा। मैं ज्योग्राफी का प्रॉपर टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता हूँ। जो है लूसेंट कवर करवा रहा हूँ, लूसेंट कवर कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। 23 सितंबर को किस दिन मैंने एक होता है? लक्ष्य 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। जो भी होगा इस इसमें बार- कवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं, 23 एक बार सितंबर और 21 एक बार 21 फिर से एक बोलिएगा डिग्री मैम। देशांतर की और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक इसमें सेकंड भी मैम। 21 मार्च एक डिग्री देशांतर की सबसे ज्यादा दूर कहाँ पर होती है? 23 सितंबर 21 एक डिग्री मार्च को देशांतर सबसे की रिपीट। 21 एक डिग्री सितंबर और 21 देशांतर मार्च की सबसे ज्यादा दूरी। क्या 1 डिग्री देशांतर, क्या बता रहे हैं? 1 डिग्री पर मैं कह रहा हूँ 1 डिग्री देशांतर रेखा जो है सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होगी उसकी? 1 डिग्री देशांतर रेखा की कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर? देखिए सबसे मध्य पे ही अधिक होगी डिस्टेंस ना। की बात करेंगे तो 111.32 से डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो सकती, आई थिंक भूमध्य रेखा पे होता है, ठीक है। जो Yes. इसमें लिखा हुआ मैं बता दूंगा। पॉलिटी हिस्ट्री जितना पढ़ना होगा पढ़िएगा, आईआर पढ़ना होगा। मुझे हिस्ट्री क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी और साइंस की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। एग्जाम वनडे एग्जाम है, जो ये लूसेंट खत्म करवाना है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हिस्ट्री की कितने बजे बहुत चलती डेप्थ है में क्लास हमको सर? नहीं आता है, ठीक है। ये आपकी चलती है, केवल इसमें लूसेंट की क्लास नहीं है, बस लूसेंट को आपको कवर करवा देना है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी को मैं डिटेल्स में क्लास रात में लेता हूँ, ठीक है। मेंस को भी पढ़ाता हूँ, तो आप उसमें हमसे जो भी पूछेंगे आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, सर, ठीक है। बस इसको कवर करवाना है तो कवर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या देखना है, सर मकर संक्रांति आपको। हिस्ट्री की क्लास कितने बजे चलती है? हिस्ट्री की क्लास अभी बता दीजिए पॉलिटी कितने की बजे? क्लास आपका लक्ष्मीकांत चल रही है रात में 9 बजे से, ठीक है। वही उसी के जगह पे हिस्ट्री की भी क्लास आएगी। अभी एम 9 लक्ष्मीकांत चल बजे? रही है रात में, हाँ रात में 9 बजे, ठीक है। ठीक अब यहाँ पे देखेंगे विशुभ, ठीक है। यहाँ पे देख क्या था, यहाँ पे मकर संक्रांति हम लोग देख रहे थे। तो मकर संक्रांति की बात करें 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति या फिर शीत
अयनांत के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो मकर संक्रांति में सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क संक्रांति में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। कर्क संक्रांति की घटना की बात करेंगे 21 जून को, ठीक है। और मकर संक्रांति की बात करें कितने तारीख को, तो 22 दिसंबर को, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं विषुव। विषुव में क्या होता है, ये पृथ्वी का वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है, ठीक है। यही प्रश्न पूछ रहे थे ना, ठीक है। देखें तो विषुव एक ऐसी स्थिति होती है ना, यह पृथ्वी के वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होता है, बस सभी जगह पे, ठीक है। ये घटना कब होता है, तो ध्यान में रखेंगे, तो ये होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। 23 सितंबर 21 मार्च को पृथ्वी पर बात करेंगे, दिन और रात क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होता है, ठीक है। तो 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव बोलते हैं, ठीक है। 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, शरद विषुव होता है, और दूसरा क्या होता है, बसंत विषुव होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखें। 23 सितंबर को कौन सा होगा, शरद विषुव, ठीक है। अब बात करें 21 मार्च को कौन सा होगा, बसंत विषुव होगा, ठीक है। बिल्कुल, 23 सितंबर को शरद विषुव, 21 मार्च को बसंत विषुव, ठीक है। अब देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 23 मार्च से 23 सितंबर तक, ठीक है, अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश को 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें मतलब क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो दिन बड़े होते हैं और रातें मतलब क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर 6-6 महीने का दिन एवं 6-6 महीने का मतलब क्या होता है, रात होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे पृथ्वी पे दिन और रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे किसके वजह से होता है, अपनी अक्ष पे झुकी होने के कारण। बिल्कुल, अपने अक्ष पे झुके होने के कारण दिन और रात जो क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जरा इसको देखेंगे तो देखें, जब कभी दिन के समय, ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब दिन के समय आ जाएगा, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, ठीक है। और इसी स्थिति को, ठीक है, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा, फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा, या फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा, बताइए। चंद्रमा बीच में आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, दिन में होगा या फिर रात में होगा, दिन। तो सूर्य ग्रहण दिन में होगा, जिसमें क्या होगा, तो आप देखोगे तो चंद्रमा और सूर्य और मतलब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण मतलब क्या होगा, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य की कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का आंशिक भाग छिपेगा, और पूरी तरीके से जब सूर्य जब छिप जाएगा तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, तो अमावस्या के दिन होगा। कब होगा सर, पूर्णिमा। अमावस्या, न्यू मून को होता है। न्यू मून किसको बोलते हैं, न्यू मून होता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। हाँ, तो सूर्य ग्रहण की बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या लिखा हुआ, गलत है क्या, सूर्य ग्रहण ही हमेशा अमावस्या को होता है सर। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। हम भी तो वही तो सूर्य ग्रहण ही तो बता रहे हैं, चंद्र ग्रहण कहाँ बता रहे हैं, मैंने भी तो बोला सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, गलत है क्या, नहीं नहीं, सही है। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है, ठीक है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा, तो चंद्र ग्रहण जब देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी,
पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, जब पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का सारा रोशनी मतलब किस पे नहीं पड़ेगा। देखिए चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, दोनों के दोनों किससे मतलब इन्वॉल्व है, तो दोनों का दोनों मतलब क्या होगा, सूर्य से इन्वॉल्व है। जो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा, जब सूर्य की रोशनी जब मतलब पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसे मतलब चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण हमेशा, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा, और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो हमेशा मतलब कब होगा, पूर्णिमा के दिन होगा, ठीक है। अब पूर्णिमा की रात्रि में होगी, ठीक है, पूर्णिमा की रात्रि को। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी हमेशा कक्षा के पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। तो आप यह सोचेंगे से प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो तो नहीं होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में कितना होता है, 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, कितनी बार, तो 3 बार, याद रखिएगा कितनी बार गुजरता है, तो 3 बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तभी मतलब क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है, जैसे सूर्य ग्रहण आंशिक तथा पूर्ण हो रहा था, उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी आपका क्या हो सकता है, आंशिक हो सकता है या फिर मतलब पूर्ण हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग जो समय जो देखते हैं, समय का निर्धारण कैसे होगा, तो देखेंगे समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना मिनट का अंतर हो जाता है। जब एक देशांतर का अंतर होगा तो समय में कितने मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा, 4 क्या मिनट बताएंगे। 4 मिनट बिल्कुल ठीक है, तो एक देशांतर के अंतर में बात करेंगे तो समय में 4 मिनट का आपको अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी किधर से किधर जाती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीन बीच से पूरब की ओर बढ़ने पे प्रत्येक देशांतर पर समय कितना मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट बढ़ तो जाता है। 4 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय मतलब क्या होता है, तो 4 मिनट घट जाता है, ठीक है। तो पूरब की ओर जाने पे आपका क्या होगा, प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट समय बढ़ेगा, लेकिन वही जब पश्चिम की ओर जब आओगे तो आपका समय कितना होगा, 4 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए कुछ नोट्स देखा उसको भी जरा देख लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित लॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी आधार पर मानकर किया जाता है, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री रेखा जो है, जो कि लंदन की ग्रीनविच जगह से गुजरी, उसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी मानते हैं। और ये वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुई थी, कब हुई थी, तो 22 अक्टूबर 1884 को हुई थी, ठीक है। उसी से मतलब पूरे तरह का मतलब क्या होता, समय का मतलब कैलकुलेशन जो होता है उसी के आधार पे मतलब किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो क्या बताएंगे, 180 डिग्री। बिल्कुल 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने घंटा का अंतर होता है, तो ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ध्यान में, कितने का अंतर होता है, तो 24 घंटे का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। अब इसका रीजन क्या है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पे एक दिन बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 12 घंटे की अवधि मतलब लगती है, और वही ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल मतलब 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर होता है, ठीक है। 12 घंटा इधर का जोड़ लिए, जैसे मान लिए इधर 12 घंटा आ गया, ठीक है, ये 0 डिग्री से बढ़ा, ठीक है, इधर भी मतलब 12 घंटा आ गया, ठीक है। अब दोनों का बीच का अंतर कितना होगा, 12 में कितना होगा, 24 घंटा का अंतर हो गया, ठीक है। मतलब यही होता है क्या, यही रीजन है, इसे मतलब क्या होता है ना, ठीक है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूरब तथा पश्चिमी देशांतर में कुल मतलब 24 घंटा का मतलब क्या होता है,
अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री को ग्रीनविच लाइन में बनवाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच में बृहस्पतिवार, ठीक है, 25 सितंबर 2023 को दोपहर के 12 बजे हो तो, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, 25 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि होगी। ठीक है, मतलब रात हो जाएगा, मतलब 12 घंटा का अंतर। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। ठीक है, और इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर में दोनों अलग अलग तिथियां पाई जाती है। ठीक है, जब जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हो तो एक दिन मतलब क्या होता है, कम होता है। पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन मतलब क्या होगा, कमेगा। इसको ऐसे इसे हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रेवल टू ईस्ट, वन डे मोर टू फीस्ट। ट्रेवल टू ईस्ट, ठीक है, वन डे मोर टू फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है, पार्टी। ठीक है, फीस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फीस्ट के लिए। ठीक है, ट्रेवल टू वेस्ट, वन डे लेस। ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ अगर ट्रेवल करेंगे तो एक दिन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर एक दिन कम हो रहा है, इधर एक दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 12-12 घंटा उधर का अंतर हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हो, 24 घंटा का होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ट्रेवल टू ईस्ट, वन डे मोर टू फीस्ट, याद रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रेवल टू वेस्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वन डे लेस। बिल्कुल ठीक है, तो वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पुण्यतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं बाएं और मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो। ठीक है, लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग होने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो साइबेरिया में कोई जनसंख्या तो रहता ही नहीं है ना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। हम बोले थे ये चैप्टर क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सभी लोगों को पढ़ के आने के लिए, और अभी भी बोलना हो एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये कहाँ से गुजरती है, कहाँ से रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखेंगे ये मतलब बेरिंग सागर से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बेरिंग सागर से कहाँ गया, नीचे लिखा हुआ फिजी आइलैंड से। ठीक है, बेरिंग सागर से, सॉरी बेरिंग सागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर से, आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से। पूछा जाता है किस महासागर से 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, तो ध्यान में रखिएगा प्रशांत महासागर से। ठीक है, किस महासागर से, प्रशांत महासागर से। तो प्रशांत महासागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, चुकी सागर से, आर्कटिक सागर से, मतलब ये रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, अब आते हैं, फिर चलते हैं अमेरिका, चलते हैं 1884 में। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180वें यौवनोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। इसीलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों का कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी मतलब क्या हो, ना हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बेरिंग। ठीक है, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि किसके समानांतर स्थित है, तो क्या बताएंगे, अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, आप चलेंगे समय जोन एवं मानक समय क्या होता है। ठीक है, टाइम जोन हम लोग जानते हैं ना, टाइम जोन। ठीक है, तो विश्व के कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया, ये भी प्रश्न पूछता है। बिल्कुल ठीक है, 24 टाइम जोन पे मतलब विभाजित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम एवं मानक समय पे 1 घंटे का अंतराल पे विभाजित किया गया। ठीक है, तो इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम एवं मानक समय के 1 घंटे का अंतराल पे विभाजित किया गया। अर्थात प्रत्येक जोन में कितना डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के तो बराबर। 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ग्रीनविच यौवनोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड एवं नॉर्वेनियन सागर एवं ब्रिटेन, स्पेन, अल्जेरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से मतलब क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर पर जो कि ग्रीनविच एवं, ठीक है, ग्रीनविच एवं नॉर्वेनियन सागर की बात करेंगे, 0 डिग्री देशांतर पे बात करेंगे, साथ में ग्रीनलैंड एवं नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना एवं दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से क्या होता है, गुजरता है। ठीक है,
प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित या अंतर पर स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। ठीक है, भारत का मानक समय क्या है? कहाँ से भारत गुजरती के है? मानक समय इलाहाबाद, बिल्कुल ठीक है, इलाहाबाद के कौन सा नैनी, जगह है? नैनी। हाँ बिल्कुल, वहां से गुजरती है। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान पे ग्रीनविच पूरब में है। ठीक है, तो वे स्थान जो ग्रीनविच पूरब में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होना तथा जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच समय पे होगा। ठीक है, ग्रीनविच समय से पीछे होगा। तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है ना, तो जो पूरब में जो होगा ना, उसका समय ग्रीनविच से मतलब क्या आगे होगा। जैसे हम लोग पूरब में है, इसलिए हमारा समय जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो ध्यान में दो रखो कितना आगे है, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। ठीक है, जो समय जो देश जो पश्चिम में होगा, उसका समय ग्रीनविच समय से मतलब क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है, तो यही 24 को मतलब 24 घंटा को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट के बराबर होगा, सॉरी कितने डिग्री के बराबर होगा, कितने डिग्री के बराबर होगा? ठीक है, 15 डिग्री के बराबर होगा। 15 डिग्री के बराबर यही होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब समझा दिया है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना घूम रही? 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री होगा ना। अगर मान यस, लीजिए 1 घंटे में, 15 एक चौके घंटे में क्या है, 15 है। ठीक है, 15 डिग्री है, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में 4 डिग्री। ठीक 1 है, मिनट में 4 इस डिग्री। प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा, 60 मिनट। अर्थात मतलब ग्रीन ग्रीन बात करेंगे 15 डिग्री में पूरा, जैसे यहाँ पे समझिए, मतलब जब ग्रीनविच में जब 12 बजेगा, ठीक है, ग्रीनविच लंदन में जब 12 बजेगा, तब पूरब में समय क्या हो जाएगा, तब ग्रीनविच से देखेंगे 15 डिग्री पूरब में, 15 डिग्री पूरब की बात करेंगे तो उस समय समय कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा। क्या होगा, 2 बज जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सॉरी 2 नहीं बजेगा, 1 बज जाएगा, क्योंकि 1 12 बजे, बज रहा है ना, तो 1 घंटा जोर देंगे उसमें। 1 घंटा तो जोड़ मतलब देंगे। क्या होगा, ग्रीनविच से समय क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, अब पश्चिम की अगर बात करेंगे तो पश्चिम की ओर क्या बजेगा, तो पश्चिम की ओर 11 बजेगा। क्या बजेगा, पश्चिम की ओर 11 बजेगा। अगर ग्रीनविच पे अगर मतलब मान लीजिए 12 बज रहा है, ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो पूरब की ओर क्या होगा, समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर मतलब क्या होता है, समय घटता है। ठीक है, तो 15 डिग्री पूरब की ओर जाएंगे और 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो 15 डिग्री पूरब में कितना मिनट होगा, 15 डिग्री पूरब में कितना होगा, 15 60 गुने मिनट। 4 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 4 होता है, तो 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 60 मिनट होगा, लेकिन यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे 11 बजेगा। ठीक है, समझ गए, यस, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, मध्य रात्रि 12 बजेगा तो फिर रात का 12 बज जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री में कितना होगा, 180 डिग्री में कितना घंटा होगा। ठीक है, डिवाइड करके 12 देख घंटा। लीजिए, तो वहां पर रात हो जाएगा, मध्य रात्रि हो जाएगा। ठीक है, और किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन में मतलब क्या होगा, 12 बजेंगे। भारत में साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता था, भारत में कौन सा देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसीलिए हमारा समय क्या होता है, हमेशा क्या होगा, ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय क्या होगा, 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इससे भी 82 डिग्री से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय माना गया यह ग्रीनविच, नैनी भी तो ये है। ग्रीन, हाँ आगे है, हमारे ग्रीनविच से हमारा समय जो है 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच जब दोपहर में 12 बजे हो, तो उस समय भारत में कितना बजेगा, तो शाम के 5:30 बज जाता है। कितना बज जाता है, 5:30। ग्रीनविच जो है था यूनाइटेड किंगडम यूके में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात के मानक समय की बात करेंगे ना, तो 7.5 डिग्री के गुणक से लिया गया। मानक समय कितने डिग्री के गुणक से लिया गया है, तो 7.5 डिग्री। ठीक है, 7.5 डिग्री के गुणक से लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी देश है जहां पे एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है। भारत में तो एक ही टाइम जोन है, ठीक है, लेकिन और भी मतलब भारत में जो टाइम जोन को क्या बोलते हैं, आईएसटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से है, इंटरनेशनल टाइम जोन, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन टाइम जोन स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक टाइम। है, आईएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
बात के जीएमटी के नाम से ग्रीनविच मीन टाइम है, जिससे सारा का निर्धारण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है तो उनका अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानव समय की व्यवस्था की। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना टाइम जोन है? 9 टाइम जोन है, ठीक है। तो अमेरिका में सभी जगह पे एक जैसा समय नहीं होगा, हो सकता है अमेरिका, हमारे यहाँ क्या होता है लगभग सभी जगह एक जैसा समय पाया जाता है ना, कुछ कुछ जगह को छोड़ दे तो। लेकिन देखेंगे तो वहां पे 9 टाइम जोन है, रूस में 11 है, ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 जोन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आई थिंक रूस या फ्रांस के साथ सर्वाधिक टाइम जोन है, फ्रांस के साथ टाइम जोन देख लीजिए, रूस के पास तो 11 है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 है, और ठीक है। संयुक्त अमेरिका में मतलब क्या बोलते हैं, कितने टाइम जोन है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, एक मिनट। फ्रांस में कितना है? फ्रांस में एक मिनट बता दे रहा हूँ। फ्रांस में शायद ज्यादा पड़ा था, 12 है, ठीक है। वही मैं बोल रहा था, फ्रांस में सबसे ज्यादा है, ठीक है। फ्रांस में टाइम जोन की बात करेंगे तो 12 है, ठीक है। फ्रांस में 12 है, फिर रूस में 11 है, यूएसए में 9 है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, ठीक है। तो सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन हो जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते हैं विषुव रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। अब ये क्यों सबसे ज्यादा टाइम जोन पर? मान लीजिए किसी भी देश की बनावट की बात करें उल्टा सीधा हो, जैसे रूस को ज्यादा के रूस के बीच में साइबेरिया आ जाता है, ठीक है, अमेरिका के बीच में अलास्का हो जाता है, उसको काट कूट के ऐसे ऐसे कर घुमा के ऐसे 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 करके ले जाना पड़ता है। तो इस वजह से मतलब टाइम जोन की संख्या मतलब क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बराबर होती है, ठीक है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलिए कटिबंध जोन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे प्रत्येक गोलार्ध को, ठीक है, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को मतलब क्या बोलते, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी, ताप, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन होता है। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के भाग को, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या उष्ण कटिबंध बोलेंगे। तो कहा विषुवत रेखा से किधर? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग की बात करेंगे तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ष में 2 बार सूरज शीर्ष पे चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म होता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध के लोग भी देखिएगा तो उनका रंग भी क्या होगा? काफी अधिक मध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम क्या होता है? सदैव मतलब क्या होता है? गर्म होता है। यहाँ का मौसम कैसा होता है? सदैव कैसा होगा? तो गर्म रहेगा, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को या कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप मतलब क्या रहता है? कम रहता है, ठीक है। ध्यान में रखें। तो भारत जैसा देश की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है जहां पे कुछ महीने ताप की बात करेंगे अधिक रहेगा और कुछ महीने ताप क्या रहता है? कम रहता है, ठीक है। जबकि उष्ण कटिबंध में सालों भर मतलब ताप क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा, ठीक है। आप बात शीतोष्ण की बात करेंगे तो शीतोष्ण की बात करेंगे 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर, ठीक है, कभी नहीं चमकता। जब सर के ऊपर जब सूर्य जब कभी नहीं चमकेगा तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी किरण तिरछी होगी, तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध में ताप की बात करेंगे तो कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्रुवीय कटिबंध में बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ा स्थिति खराब है। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो 66 से लेके 90 डिग्री के मध्य स्थित जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा मतलब बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध में क्या होगा? टेम्परेचर मतलब क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है, कुछ महीने मतलब ताप अधिक होगा तो कुछ महीने ताप मतलब कम रहेगा। जैसे भारत क्या है, हमारे ठंडा और मतलब गर्मी दोनों का मौसम आपको देखने को मिलता है। आप अफ्रीका के किसी जगह पे चले तो वहां पे केवल गर्मी ही गर्मी मिलेगा। रसिया में चले जाइए तो आपको ठंडा ही ठंडा मिलेगा। साइबेरिया में चले जाइए तो आपको मतलब ध्रुवीय कटिबंध में बर्फ ही बर्फ आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखिए। आप देखें अक्ष क्या होता है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसे पृथ्वी घुमा करती है उसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना देर में घूम जाती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, 48 सेकेंड में घूमती है, ठीक है। हाँ 48 मिनट, सॉरी 48 23, हाँ 23 23 घंटा घंटा, 23 घंटा हाँ 48 30 कट घंटा
48 23 सेकेंड घंटा 56 मिनट, वही तो हम बोल रहे हैं, तो हमको खुद गड़बड़ कर दी, 56 की जगह पे 48 कहवा दी। 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड ही तो मैं बोल रहा था। आप चलेंगे ध्रुव क्या होता है, तो पृथ्वी पर दो ध्रुव जिनके होकर काल्पनिक 48 अक्ष गुजरता है। सेकेंड होता है सर, मिनट होता है। 23 घंटा 48 मिनट होता है। 23 घंटा ऐसे 33 365 दिन होता है तो अरे वो नहीं, अक्ष पे घूमने की बात कर रहा हूँ। अब कहा है उधर परिक्रमा कहाँ सूर्य की करवा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटा 56 मिनट 48 4 सेकेंड। 56 मिनट जो भी हो, 23 ठीक है घंटा देख 56 लीजिए। मिनट 4 सेकेंड है। हाँ जो भी हो रहा है, ठीक है, तो 56 4 होगा अपना, ठीक है देख लीजिएगा। ध्रुव की बात की, पृथ्वी पृथ्वी पर वो दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसको ध्रुव कहते हैं। देखिए सब रिवीजन हो रहा है। अक्षांश किसे कहते हैं, तो किसी स्थान की विषुवत वृत्त से ऊपर या दक्षिण की कोणीय दूरी जो होती है अक्षांश होती है। अक्षांश वृत्त क्या होता है, तो विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। देशांतर क्या होता है, तो किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, उसको देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होता है, तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को मतलब क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। स्थानीय समय क्या होता है, तो किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश के सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है तो दिन के 12 बजते हैं, ठीक है, इस समय वही स्थान स्थानीय समय कहलाता है। अब देखिए घर से बोला जाता है 12 बजे के समय में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, गर्मी वगैरह के समय हीट आने का डर रहता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है एकदम आपके सर के मतलब क्या होता है ऊपर होता है, मतलब आपका सर के ठीक ऊपर में मतलब क्या होता है सूरज भगवान होते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब क्या बोला जाता है, स्थानीय समय बोला जाता है, ठीक है। एक होता है मानक समय, होता है क्या होता है मानक समय, ठीक है। तो किसी देश का मानक समय, ठीक है, मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय है, ठीक है। तो मानक समय की बात करेंगे तो मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय जो होता है उसको मानक समय कहते हैं, ठीक है, जो कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से निर्धारित होती है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग देखेंगे, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, हमारा चौथा चैप्टर है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ना पॉलिटी, हमारा जो है ना ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस पे चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आसान हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे ही है थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का जो दिया हुआ 3 4 चैप्टर, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पे अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है, ठीक है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करने के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। अब देखेंगे पृथ्वी के अंदर, ठीक है, हिस्से को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, भूप्रपटी होता है जिसको क्रस्ट कहते हैं। दूसरा को आवरण कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं। तीसरा को कोर कहते हैं जो कि केंद्रीय भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर मतलब क्या होता है कोर होता है, ठीक है। पृथ्वी के इन्हीं तीनों भागों में बांटा गया। आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या भूप्रपटी कहते हैं जिसको क्रस्ट कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, भूप्रपटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये अंदर की तरफ कितने किलोमीटर तक होता है, तो 34 किलोमीटर तक होता है। कितने क्रस्ट कितने किलोमीटर तक होता है, ऊपरी परत से लेकर जहाँ पे खेती होता है और उसके अंदर तक मतलब क्या होता है 34 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। ये किसका बना होता है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। किसका बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है, ठीक है। इसके 2 भाग है, ठीक है। एक भाग को सियाल बोलते हैं, ठीक है, जो सिलिका और एल्यूमिना से सिलिकॉन और एल्यूमिना से बना होता है, ठीक है। और दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 2 भाग कौन है, क्रस्ट के 2 भाग कौन है, क्या बताएंगे, सियाल और एल्यूमिनियम। हैं? अरे क्रस्ट के 2 भाग बात के सियाल और सीमा है, ठीक है। सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिना होता है, ठीक है। क्रस्ट के 2 भाग कौन है, सियाल और मतलब क्या है ध्यान में रखेंगे सीमा है, ठीक है। और सियाल की बात करें एसआई से क्या होगा, सिलिकॉन होगा। एल से क्या होगा, एल्यूमिना होगा। अब बात करेंगे सीमा, सीमा का क्या लिखते हैं, SIMA लिखते हैं, ठीक है। तो एसआई से मतलब क्या होगा, तो एसआई से फिर आपका क्या हो जाएगा, तो एसआई से फिर आपका हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। एमए से क्या होगा, तो ये कहाँ गया यार, एसआई से क्या होगा, सिलिकॉन है। एमए से क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों क्रस्ट क्या होता है, तो सियाल और सीमा का बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब चलेंगे क्रस्ट का भाग का औसत घनत्व तो कितना होता है, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये क्रस्ट का भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है, तो पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5% भाग जो है ये घेरे हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
पृथ्वी की भूप्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग की बात करेंगे। इसके और भी कुछ प्रश्न है। भूपटल की समग्र भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है। भूपटल में सबसे अधिक कितने क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जो कि कितने प्रतिशत? ठीक है, 46.6% ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, जो कि 27.72% है। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है 8.13%। और चौथे नंबर पे लोहा है। ठीक है, पांचवें पे कैल्शियम है, छठे पे सोडियम है। ठीक है, सातवें पर पोटेशियम है, आठवें पे मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी के संपूर्ण, ठीक है, पृथ्वी का संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। ठीक है, तो सबसे अधिक पृथ्वी की बात करें किस तत्व से मिलकर पृथ्वी का आंतरिक भाग बना है? ऑक्सीजन, 46%। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन याद रखिए। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके बाद लोहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। शेष भाग में क्या देखने को मिलता है? तो टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, निकल हो गया, अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भूपटल का ऊपर का रचना, जिसको हम भूप्रपट्टी के नाम से जानते हैं। भूप्रपट्टी के दो भाग होता है, एक सियाल होता है, दूसरा क्या होता है? सीमा होता है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, सीमा की बात करेंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। ठीक है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है? तो 0.5% घेरे हुआ है। भूप्रपट्टी का क्रस्ट कितने किलोमीटर तक होता है? तो 34 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो बात की मुख्यतः किससे बना हुआ? तो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, बात करेंगे भूपटल की क्या कितने बजे चल रहा है? टाइम तो पता ही नहीं चलता है कितने बज रहे कैसे नहीं पता चलता? आधा घंटा पहले समय में दिया रहता। मैंने देखिए कितने बजे मैंने मैसेज डाला है। बोल देता हूँ 2:30 से 3 बजे के बीच में क्लास होगी। मैसेज मैंने कितना बजे डाला है? देखिए यहाँ पे 2:34 में मैसेज डाला हुआ, 3 बजे से क्लास शुरू किया हूँ। अगर मिस होता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेंटल। ठीक है, अब मेंटल की बात करेंगे तो देखेंगे 29 किलोमीटर मोटा ये मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों की समूहों का चट्टानों से बना। ये भी बेसाल्ट का बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मेंटल में क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे औसत घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर के। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ? तो 83% भाग जो है पृथ्वी के आयतन का, ठीक है, यही है, मैग्मा ही है। ठीक है, और ये तो कितना था बेचारा? क्रस्ट तो मात्र 0.5% था। ठीक है, जबकि बात करेंगे मेंटल की, बात करेंगे कितना है? तो मेंटल क्या है? 83.83%। आप लोगों ने क्या किया होगा ना, ग्रुप का नोटिफिकेशन बंद कर दिया होगा। ठीक है, तो ग्रुप का नोटिफिकेशन का म्यूट करके देंगे तो हम देखिए फालतू का क्यूज वगैरह भी नहीं चलाते, इसलिए ज्यादातर लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए। दिन भर में मुश्किल से 3 से 4 मैसेज डालते हैं, तो ग्रुप को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तभी ये मैसेज आएगा। आप इसको म्यूट कर देंगे तो आपको कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ग्रुप के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ग्रुप के नोटिफिकेशन म्यूट करके मत रखिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको बंद कर दिया इसीलिए आपको कोई मैसेज नहीं मिलता है। मेरे ग्रुप में कोई भी फालतू मैसेज नहीं जाता। दिन भर में 24 घंटा क्यूज नहीं चलता है, हम क्यूज चलाते ही नहीं है इसलिए। और भी बहुत सारे रीजन नहीं चला, इसलिए किसी फालतू मैसेज, मुश्किल से 2 से 3 मैसेज केवल क्लास के डालते हैं। क्लास के आधा 1 घंटा पहले मैं मैसेज डाल देता हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं ना, सब ग्रुप को क्या करते हैं ना, उसको म्यूट म्यूट कर देते हैं ताकि उसका फालतू मैसेज ना आए। तो आपने इसका भी कर दिया होगा, इसीलिए आपके पास नहीं जाता है। अब चले कुर्नराड असंबंधता। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुर्नराड असंबंधता कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। ठीक है, जबकि क्रस्ट की बात करेंगे 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। ठीक है, क्रस्ट पृथ्वी का ये क्या मेंटल पृथ्वी का 83% भाग को घेरे हुआ है, जबकि क्रस्ट बेचारा मात्र 0.5% भाग को घेरे हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मोह बिसिक। ठीक है, मोह बिसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये अभी नया में ये सब जोड़ा है। ठीक है, मोह बिसिक डिसकंटिन्यूटी क्या हो? अच्छा, था पहले से। ठीक है, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मोह बिसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों के सीमा क्षेत्र के बीच को बोलते हैं। आप चलेंगे रेपिटिस रेपिटी असंबंधता। ठीक है, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबंधता कहते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग बिसाट असंबंधता। ठीक है, ये सारे इसी से संबंधित है। तो निचले मेंटल
तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग, ठीक है, बिसाट असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी लेहमैन असंबद्धता है, तो लेहमैन असंबद्धता भी देख लेते हैं। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन, ठीक है, असंबद्धता कहते हैं। तो कुछ थ्योरी है, लेहमैन, गुटेनबर्ग, ठीक है, रेपेटी, ठीक है, और उसके बाद कोनरॉड, और उसके बाद मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी। ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के बात का क्या बोलते हैं, क्रस्ट एवं मेंटल से संबंधित है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल से संबंधित ये सारे के सारे। सबसे अंतिम भाग जो होता है क्या होता है? तो सबसे अंतिम भाग को कोर कहते हैं, ठीक है, जिसको केंद्रीय भाग भी कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस का बना। कई बार पूछा है किसे, किसका बना है? सबसे भीतरी परत किसका बना? निकेल एवं बात करेंगे फेरस का बना हुआ। इसका औसत घनत्व की बात करेंगे तो ध्यान में रखें 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग की बात करेंगे तो मुख्यतः द्रव अथवा क्या प्लास्टिक अवस्था में। कैसा है? द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में, ठीक है। और यह लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ था? 16%, ठीक है। कितने प्रतिशत? 83% तो उसका मेंटल घेरा हुआ है, कोर 16% है। क्रस्ट की बात करेंगे तो 0.5% भाग जो है आपका घेरा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो जानते ही है, तो पृथ्वी का औसत में 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। औसत त्रिज्या की बात करेंगे तो 370 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाने पे 32 मीटर की गहराई पे जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर अगर जाएंगे ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। नीचे जाने पर मतलब क्या होगा? 32 मीटर की गहराई के जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कमता है, इसीलिए छत पे जाते हैं तो आप लोग ठंडापन का महसूस करते हैं, ठीक है। हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर कमेगा और नीचे की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, ध्यान में इसको रखिएगा। पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र के सबसे नीचा का क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर है, ठीक है। यह सबसे नीचे का क्षेत्र है, कुछ जॉर्डन में पड़ता है मृत सागर, ठीक है। आसपास के तो यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर मतलब नीचे देखने को मिलता है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी मतलब क्या? नारंगी की समान है, जिसको कौन सा बोलते हैं? नारंगी के समान इन्होंने बोला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो था 2 चैप्टर आज हमारा था, 4 नंबर चैप्टर और 3 नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया। 5 नंबर चैप्टर से उतना जटिलता नहीं है, ये शुरू का 4-5 को चैप्टर जो था ना, जो कि स्ट्रक्चर जो था उसमें बहुत अधिक जटिलता था। बाकी ज्योग्राफी तो केवल एमसीक्यू फॉर्म में ही चलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। सर, पुराना वाला नया वाला है।